हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th स्टैंडर्ड की साइंस की बुक चैप्टर नंबर 13। आज उसका हम स्टडी करेंगे पर्यावरण। जीवधारी को आवृत करने वाले वर्तमान पर्यावरण को 3 उपसंकुलों में विभाजित किया जा सकता है। अजैविक उपसंकुल यानी एबायोटिक सब कॉम्प्लेक्स, जैविक उपसंकुल यानी बायोटिक कॉम्प्लेक्स और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक उपसंकुल यानी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सब कॉम्प्लेक्स। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक उपसंकुल जो है वो हैबर ने दिया था 1989 में। पॉल्यूट यानी होता है प्रदूषित करना, और पॉल्यूशन जो है वो प्रदूषण से बना है। ज्वालामुखी विस्फोट से SO2 निकलती है। कक्षीय गैसों में CH4 गैस का नाम आता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है उससे वक्ष संकुचन, सिर दर्द और उल्टी जैसी बीमारियां होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण श्वसन विकार होता है। हाइड्रोजन के सल्फाइड के कारण आँखों, गले में जलन और उल्टी आना होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है। हाइड्रोजन साइनाइड के कारण तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करते हैं। गले का सूखना, अस्पष्ट दृष्टि, सर दर्द, ये सब हाइड्रोजन साइनाइड के कारण होता है। अमोनिया के कारण ऊपरी श्वसन मार्ग में सूजन आ जाती है। अधिशोषक क्या होते हैं? सक्रिय चारकोल, सिलिका, रेजिन, जेल, ये सब अधिशोषक कहलाते हैं। अवशोषण के लिए जल सर्वाधिक उपयुक्त विलायक है या माध्यम है। संघनन क्या होता है? गैसीय वाष्पों का नियंत्रण संघनन प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। तो गैसीय वाष्पों का जो नियंत्रण है वो संघनन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। अब जल प्रदूषण की हम बात करें। जल प्रदूषण है प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण। भारत की 14 बड़ी नदियां जल प्रदूषण का यहाँ पर शिकार है। जल प्रदूषण नियंत्रण जल उपचार द्वारा उत्सर्ग जल का पुनः चक्रण और उत्पाद पुनः प्राप्ति, ये 4 इसमें फैक्ट बताए गए हैं जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए। ऑक्सीकरण तथा स्थिरकारी पोखर जो है ये भी जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए लाभदायक है। व्युत्क्रम परासरण द्वारा लवणों को अलग करना, इससे भी हम जल को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। वैद्युत अपघटन, आयन विनिमय के रेजिन आदि द्वारा धातुओं से अलग करना। वैद्युत अपघटन, आयन विनिमय रेजिन द्वारा धातुओं से अलग करना। तो इस तरीके से भी हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। जलकुंभी द्वारा और मूल क्षेत्र उपचार तकनीक। मृदा प्रदूषण के क्या कारण है? औद्योगिक उत्सर्ग, नगरीय उत्सर्ग और कृषि गतिविधियां। मृदा में सांद्रता बढ़ने पर लवणीय मृदा कहलाती है। यदि मृदा की सांद्रता बढ़ जाए तो वो मृदा लवणीय मृदा कहलाती है। सोडियम की अधिकता हो तो वह क्षारीय हो जाती है। अगर मृदा में सोडियम की अधिकता हो जाए तो क्षारीय हो जाती है और क्षारीय मृदा कहलाती है। लवणीय और क्षारीय मृदाओं को भारत में ऊसर कहा जाता है। लवणीय और क्षारीय मृदाओं को ऊसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें क्या है, खेती नहीं हो सकती। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण की कुछ सबसे पहले इकाइयां हम यहाँ पर देखेंगे कि एक सोन का मान जो है वो 40 dB के बराबर है। 1 dB का मान 0.02 माइक्रोबार ध्वनि दाब के बराबर है, और ये जो है वो लगभग 10⁻⁻16 वाट ऊर्जा के समकक्ष होता है। मानव श्रवण 0 से 120 तक होता है, यानी 80 dB से अधिक कान खराब हो जाते हैं सुनने पर। WHO ने 45 dB सुरक्षित शोर का स्तर तय किया है। तापीय प्रदूषण कारण क्या है? नाभिकीय विद्युत संयंत्र के बहिस्त्राव, तापीय विद्युत संयंत्र के बहिस्त्राव, जल विद्युत शक्ति के बहिस्त्राव, औद्योगिक बहिस्त्राव और घरेलू वाहित मल तापीय प्रदूषण के कारण। पारिस्थितिकी क्या होती है? इकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, आइकोस से बना है, प्लेस टू लिव इसका मतलब है। पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र है एवं सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर करता है। आर्थर टेंसलर ने 1935 में
इस शब्द का प्रथम बार उपयोग किया था पारिस्थितिकी तंत्र का। यूजीन पी ओडम ने 1963 में पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की मूलभूत इकाई है ये कहा था। अजैविक घटक, अकार्बनिक, कार्बनिक, जलवायवीय। अजैविक घटक 3 प्रकार के हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायवीय। जैविक घटक कौन से हैं? ये भी 3 प्रकार के हैं, उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक घटक भी 3 प्रकार के हैं, उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र को जिस तरीके से बांटा गया है हम यहाँ पर देखेंगे। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। कृत्रिम में जो प्रयोगशालाओं में हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक में है स्थलीय और जलीय। स्थलीय में है वन, घास के मैदान, रेगिस्तान। जलीय में भी शुद्ध जल और समुद्री जल। शुद्ध जल में 2 है, सरित जल यानी नदी और झरना, और स्थिर जल यानी तालाब और सरोवर के जल। जलीय चक्र को यहाँ पर एक चक्र से दिखाया गया है कि जो समुद्र का पानी है वो वाष्पीकरण द्वारा यहाँ पर बादल बनते हैं, फिर उनसे बारिश होती है और वो पुनः वापस जमीन में गिरते हैं और यहाँ पर भूजल के रूप में एकत्रित होती है। ऑक्सीजन चक्र जो आपका यहाँ पर दिखाया गया है वो कुछ इस तरीके से है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है, वो श्वसन में काम आती है। श्वसन से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है या फिर यहाँ से H2O के रूप में वापस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आ जाती है। तो ये आपका ऑक्सीजन चक्र कहलाता है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका कार्बन चक्र। कार्बन चक्र में हम यहाँ देखेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन है वो पानी में कार्बोनेट के रूप में स्थायी होती है, जिससे चूना पत्थर का निर्माण होता है। कार्बन चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बनिक यौगिक का निर्माण करती है, जिससे कोयले का निर्माण होता है। इन्हीं कार्बनिक यौगिकों से पेट्रोलियम का निर्माण होता है और इन्हीं कार्बनिक यौगिकों से अकार्बनिक कार्बोनेट का भी निर्माण होता है और इन्हीं कार्बनिक यौगिक से वापस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। ये कार्बन चक्र कहलाता है। ठीक इसी तरह नाइट्रोजन चक्र होता है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है वो उसका नाइट्रिफिकेशन होता है और वायुमंडल औद्योगिक स्थिरीकरण हो जाता है, उससे वापस नाइट्रिफिकेशन होता है जिससे नाइट्रेटस बनता है और उसका डीनाइट्रिफिकेशन होकर वायुमंडल में वापस नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है। दूसरा सर्कल है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है हरे पौधे के जीव द्रव्य द्वारा, उसका फिर अमोनियकरण होता है जिससे अमोनिया का निर्माण होता है, उससे नाइट्राइट्स बनते हैं, फिर उससे नाइट्रेट्स का निर्माण होता है और पुनः यहाँ पर हरे पौधे के जीव द्रव्य द्वारा इसका निर्माण होता है और इससे जीव द्रव्य जंतु का ये उसमें काम आती है जीव द्रव्य जंतु द्वारा और उससे जीव द्रव्य जंतु के उपभोग के बाद में ये अमोनिया में कन्वर्ट होकर वापस इस तरीके से मुक्त हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैस CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस चैप्टर में बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।